हेलो दोस्तों, मैं विकास सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान वर्ल्ड 0.1 पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे एसएससी टीचर चंडीगढ़ का जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ था, उसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड और साइकोलॉजी और पेडागोजी से रिलेटेड जो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस का जिक्र इस वीडियो में किया गया है। साथ में उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो अदर इन्फॉर्मेशन है, जो अन्य जानकारी है, वो भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि आने वाला जो आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ पे कुछ ना कुछ आपके ज़रूर काम आए। यहाँ से इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि आपका जो होने वाला एग्ज़ाम है उसके अंदर किस लेवल के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं इस पोर्शन के अंदर से। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विद्यार्थी बढ़िया तरीके से कैसे सीख सकता है? सुनकर, पढ़कर, करने से, देखकर। तो यहाँ पे जो ये विधि दी गई है, सुनकर, पढ़कर, करने से और देखकर, हर तरीके से जो है विद्यार्थी सीख सकता है। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? तो सबसे बेस्ट तरीका जो रहेगा वो रहेगा करने से। ठीक है, करने से मतलब कि खुद से करने से। तो कोई भी चीज़ है, कोई भी विषय है, आप अगर खुद से करते हैं तो आप उस चीज़ को अच्छे से सीख पाते हैं। प्रैक्टिकली आप किसी भी चीज़ को अच्छे से सीख पाते हैं और उसमें जो आप सीखा गया होता है, जो अधिगम आपको प्राप्त होता है, वो लंबे समय तक आपको याद रहता है। तो मनोवैज्ञानिकों का भी मानना है कि जो कार्य करके सीखा जाता है उसका अधिगम स्थायी रूप से बना रहता है। करके सीखना यह सिद्धांत बाल मनोविज्ञान का आधारभूत सिद्धांत है। इसमें सीखने वाले का पूरी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रहना परम आवश्यक है। आधुनिक शिक्षण विधि में करके सीखने के सिद्धांत का पूर्ण रूपेण पालन हो रहा है। बालक का विकास भाषण सुनने और पुस्तकों को रटने से नहीं हो सकता। यह उसी शिक्षण विधि के द्वारा हो सकता है जो बालक को अधिक से अधिक शारीरिक और मानसिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है, और इसी को सफल शिक्षण विधि कहते हैं। इसमें बालक को तर्क और चिंतन करने और समस्याओं से लड़ने का अधिक से अधिक अवसर दिया जाता है। स्पष्ट है कि शिक्षण का कार्य भी बिना क्रियाशील हुए संभव नहीं है, और जितनी अधिक क्रियाशीलता उतनी अधिक सीखने की प्रक्रिया सरल और उद्देश्यपूर्ण होगी। यहाँ पे कुछ विधियाँ हैं जो इस टेक्निक के ऊपर जोर देती है, करके सीखने के सिद्धांत के ऊपर जोर देती है, जिनमें है मांटेसरी, किंडरगार्टन और डाल्टन। महात्मा गांधी के द्वारा चलाई गई जो बेसिक शिक्षा योजना थी, उसके अंदर भी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अंदर भी जो है मूल रूप से इस सिद्धांत को जगह दी गई है, करके सीखने के सिद्धांत को। तो जो विधियां हैं, जैसे कि यहाँ पे मांटेसरी विधि का जिक्र हुआ था, तो इनकी जनक मानी जाती है मारिया मांटेसरी, जो कि इटली की है। किंडरगार्टन विधि, जिसको हम बालवाड़ी विधि भी बोलते हैं, इसके जनक मानी जाती है फ्रेडरिक फ्रोबेल, जो कि जर्मनी की है। डाल्टन विधि, कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट, इनकी जनक मानी जाती है, जो कि अमेरिका की है। बेसिक शिक्षा, जिसके जनक माने जाते हैं महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेक्चर डैश करवाने की एक प्रभावशाली विधि है। लेक्चर यानी कि भाषण के द्वारा जो टीचिंग की जाती है, इसको हम व्याख्यान विधि भी बोलते हैं, और प्राचीन काल समय से ही ये चलती आ रही है। और मुख्य रूप से ये विधि जो है, जो उच्च कक्षाएं होती है उनमें आपके लिए फ़ायदेमंद रहती है। प्राइमरी लेवल पे ये विधि आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। लेक्चर विधि या लेक्चर मेथड जिसको बोल सकते हो, ये करवाने की प्रभावशाली विधि है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, नई जानकारी अवधारणाओं का परिचय करवाने की प्रभावशाली विधि है, पर्याप्त दृष्टिकोण विकसित करने की, एक नए कौशल के परिचय की, और शिक्षार्थियों की भागीदारी का अनुकरण करने की। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर रहेगा इसका, जो लेक्चर मेथड होता है वो आपको बच्चों को नई जानकारी और अवधारणाओं का परिचय करवाता है। तो इसलिए ये एक प्रभावशाली विधि है नई जानकारी और अवधारणाओं का परिचय करवाने की। व्याख्यान विधि, जिसके जनक सुकरात को माना जाता है, एक महान दार्शनिक थे और यूनान के थे। व्याख्यान विधि सबसे सरल और सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है। इस विधि में किसी भी पाठ को भाषण के रूप में बालकों के सामने पेश किया जाता है। इसमें अध्यापक किसी भी विषय पर कक्षा में व्याख्यान देते हैं तथा छात्र निष्क्रिय श्रोता होकर सुनते रहते हैं। व्याख्यान विधि में अध्यापक स्वयं को सक्रिय रखते हैं तथा भाषण देते समय यह नहीं देखते कि विद्यार्थी विषय को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। व्याख्यान विधि में यह जानना कठिन हो जाता है कि विद्यार्थी किस सीमा तक ज्ञान को समझ सके हैं। यह विधि सिर्फ उच्च कक्षाओं हेतु ही उपयोगी मान जाती है।
इस विधि में विद्यार्थियों को सिर्फ सूचना प्रदान की जाती है, उन्हें ज्ञान प्राप्त करने हेतु न प्रेरणा मिलती है और न ही उनमें व्यवहारिक अक्षमता पैदा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005 में किस बात पर बल दिया गया है, जिसको बोलते हैं एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो इसमें किस बात के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले है शिक्षार्थी शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष, दूसरा है मूल्यांकन केंद्रित कक्षा कक्ष, तीसरा है शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष और चौथा है प्रोजेक्ट आधारित पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे आपके लिए जो सही ऑप्शन होगा, सही आंसर इसका जो होगा वो होगा शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क मुख्य रूप से बल देता है शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष के ऊपर, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड के ऊपर, क्लास के ऊपर। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य है जीवन और ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना तथा इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। एनसीएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था और इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त करना तथा ताकि विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास हो सके। इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो, ऐसी विषय सामग्री का उपयोग किया जाए जिससे प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रियाओं को क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे कुछ प्रक्रियाएं दी गई है, इनको क्रम में लिखना है। ये प्रोसेसेस मुख्य रूप से जब हम लेसन प्लान वगैरह तैयार करते हैं उस समय पे यूज़ किए जाते हैं। तो लेसन प्लान बनाते समय हम किस क्रम में जो है इन प्रोसेस को यूज़ करते हैं उनका सही क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पे जो ये प्रोसेसेस दे रखी है, तो सबसे पहले है पिछले सीखे ज्ञान के साथ वर्तमान ज्ञान को जोड़ना, दूसरा है मूल्यांकन करना, तीसरा है पुनर्शिक्षण करना या रीटीचिंग करना, चौथा है उद्देश्य निर्धारित करना और पांचवा है सामग्री का प्रस्तुतिकरण करना। तो यहाँ पे जो हमारी लेसन प्लान योजना होती है, पाठ्य योजना जो होती है, उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है, हम क्या करते हैं, उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। उद्देश्य हमारा जो मोटिव है उसको सेट करते हैं, हमारे जो ऑब्जेक्टिव है उसको सेट करते हैं कि जो हम सिखाने वाले हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, इसका छात्र के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। उद्देश्य निर्धारित करने के बाद हम क्या करते हैं, बच्चों का पीकेटी करते हैं, मतलब कि प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं। उसके द्वारा जो पीछे सीखा गया ज्ञान है उसको उसके जो वर्तमान ज्ञान जो सिखाने वाले हैं उसके साथ जोड़ने को, उसके साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चा अच्छे से सीख सके। फिर हम क्या करते हैं, हमारी जो सामग्री है, जो हमारा जो मटेरियल है उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, तो जो हमें बच्चों को सिखाना है। प्रस्तुतिकरण करने के बाद, होने के बाद, उसके बाद बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, उनका एक परीक्षण किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, देखा जाता है कि बच्चे ने किस प्रकार से सीख लिया। और मूल्यांकन होने के बाद जहाँ पर जो कोई कमी नजर आती है तो उस बात को लेकर, उस डाउट को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, पुनर्शिक्षण किया जाता है, रीटीचिंग की जाती है, दोबारा से पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस थी जिनके क्रम इस हिसाब से थे। सबसे पहले क्या था, उद्देश्य को निर्धारित करना, फिर क्या था, पिछले सीखे ज्ञान के साथ वर्तमान ज्ञान को जोड़ना, फिर था सामग्री को, मटेरियल को प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना, फिर बच्चों का मूल्यांकन करना, और उसके सबसे लास्ट में जो स्टेप है वो क्या है, रीटीचिंग का दोबारा से शिक्षण करना। पाठ योजना से रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसमें एक अप्रोच है, एक उपागम है जो कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, हर्बर्ट उपागम। प्रारंभ में भारत में हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली पर आधारित पाठ्य योजना बनाई जाती थी। सबसे प्राचीन है, ये पुरानी है और भारत में इसी आधार पर जो लेसन प्लान वगैरह थे वो तैयार किए जाते थे। हर्बर्ट की इस अप्रोच को बोलते हैं पंचपदी प्रणाली। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली के पद निम्नलिखित प्रकार से थे। तो सबसे पहले है प्रस्तावना। प्रस्तावना को आप उद्देश्य के जैसे समझ सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। दूसरा स्टेप है प्रस्तुतिकरण, टॉपिक को प्रस्तुत करना। तीसरा स्टेप है व्यवस्था करना, चौथा है तुलना करना और पांचवा है मूल्यांकन। तो ये 5 पद थे इसके, ये 5 इस उपागम के 5 जो है पद थे जिनके आधार पर यह प्रणाली होती थी। हर्बर्ट द्वारा प्रतिपादित पाठ्य योजना के ये 5 सोपान बड़े महत्वपूर्ण हैं। आज भी इनका अनुसरण किसी न किसी रूप में लिया जाता है। हमारे देश में अधिकतर पाठ्य योजनाएं हर्बर्ट उपागम के आधार पर ही बनाई जाती है। हालांकि ब्रिटिश उपागम और अमेरिकन उपागमों का भी प्रभाव योजनाओं पर रहता है।
इसके अलावा जो महत्वपूर्ण उपागम है, अप्रोच है पाठ्य योजना को लेकर, लेसन प्लानिंग से लेकर, वो है ड्यूवी और किलपैट्रिक की। यह उपागम अधिगम अनुभव के आधार पर ज्ञान देने का पक्षधर है। ड्यूवी और किलपैट्रिक का मानना है कि विद्यार्थी अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाते हुए अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के जीवन से संबंध रखने वाली योजनाओं के माध्यम से हम छात्रों को ज्ञान देना देना चाहिए। इनके अनुसार अधिगम का आधार प्रायोजन है। किलपैट्रिक ने प्रायोजन विधि के साथ 7 पद सुझाए हैं। इन्होंने 7 जो है इसके पद बताए हैं। तो सबसे पहले है परिस्थिति उत्पन्न करना, दूसरा है योजना का चयन करना, तीसरा है योजना का उद्देश्य बनाना, चौथा है योजना नियोजन करना, पांचवा है योजना का क्रियान्वयन करना, छठा है कार्यों का मूल्यांकन करना और सातवां है योजना पूर्ण होने पर लेखा लिखना। फिर है इसके अलावा मूल्यांकन उपागम। मूल्यांकन उपागम B.S. ब्लूम की देन है। मूल्यांकन उपागम में शिक्षण के पश्चात विद्यार्थी के व्यवहारगत परिवर्तनों का मूल्यांकन किया जाता है। इन व्यवहारगत परिवर्तनों का मूल्यांकन भली प्रकार तभी संभव है जब उद्देश्यों का निर्धारण भली प्रकार से किया गया हो। इस उपागम में पाठ योजना के उद्देश्य को बहुत महत्व दिया जाता है। पाठ योजना के उद्देश्य जितने स्पष्ट होते हैं उतना ही स्पष्ट उसका मूल्यांकन होगा। इस उपागम का विशेष प्रभाव पाठ योजना के उद्देश्य और मूल्यांकन पर ही पड़ा है। उद्देश्य का स्पष्ट निर्धारण एवं विभाजन तथा उनके आधार मूल्यांकन इस उपागम द्वारा निर्मित पाठ्य योजनाओं की विशेषता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपागम थे जो कि पाठ्य योजना या लेसन प्लानिंग से रिलेटेड थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है हार्वर्ड उपागम। उसके बाद ड्यूवी और किलपैट्रिक उपागम, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो इनको अगर आपको लगे कि यह महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, तो आप नोट करते रहना साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावशाली अध्यापन का डेस्क से आंकन किया जाता है। जो आपका प्रभावशाली अध्यापन हुआ है, ठीक है, आपके द्वारा जो टीच किया गया है वो कितना इफेक्टिव था, इसको हम कैसे आंक सकते हैं, कैसे इसका आंकन किया जा सकता है। कोर्स कवरेज करके, छात्रों के सीखने के परिणाम से, छात्रों की रुचि से, कक्ष में शिक्षक सहायक उपकरण का उपयोग करने से। तो इसमें सबसे ज़्यादा सही जो उपयुक्त ऑप्शन है वो है कि छात्रों ने कैसे सीखा, उसका क्या परिणाम रहा, उनका आउटपुट क्या रहा जब आपने उनको सिखा दिया, जब उनका आपने मूल्यांकन किया तो उन्हें किस तरीके से सीखा और कितना सीखा। जब आपने ये जान लिया, अगर उन्हें ठीक प्रकार से सीखा तो आपका जो अध्यापन था वो प्रभावशाली रहा। अगर उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई तो कहीं ना कहीं आपके अध्यापन में कुछ ना कुछ कमी रह गई है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है छात्रों के सीखने के परिणाम से। कल्पना करें आप एक शिक्षण संस्थान में कार्यरत है जहां सभी लोग समान स्तर पर है और इस संदर्भ में संचार का कौन सा साधन सटीक है और समानता प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि आप किसी भी शिक्षण संस्थान में, किसी भी इंस्टीट्यूट में हैं और आप सभी एक ही लेवल के हैं, एक ही पोस्ट पर बोल सकते हो। तो आप आपस में जब अपने जो साथ के जो अधिकारी हैं आपके ही लेवल के, उनके साथ जो आप बातें करेंगे, उनके साथ जो कम्युनिकेशन होगा, एक दूसरे से हेल्प करने का, एक दूसरे का सहयोग करने का जो कम्युनिकेशन होगा, जो संचार होगा, उसमें कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, ठीक है, कौन सा साधन सबसे ज़्यादा स्टिक रहेगा। तो ऑप्शन दिए गए हैं अक्षीय संचार, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, लंबवत संचार वर्टिकल कम्युनिकेशन, और कॉरपोरेट संचार और क्रॉस संचार। देखिए इन संचार का, इन कम्युनिकेशन का प्रयोग कैसे किया जाता है। सबसे पहले अक्षीय संचार या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, मुख्यतः इसका प्रयोग किया जाता है जब एक ही लेवल के किसी भी ऑफिस में ले लो या किसी भी कार्यालय में आप देख लो या किसी भी डिपार्टमेंट में आप देख लो, जो सभी एक ही लेवल के अधिकारी होंगे जो आपस में जो कम्युनिकेट करेंगे, आपस में जो एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो वो होगा अक्षितिज संचार या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। मुख्यतः ये एक ही लेवल के जो ऑफिसर होते हैं, एक ही लेवल के जो अधिकारी होते हैं, उन्हीं के बीच में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इसका हमारा जो राइट आंसर है वो अक्षितिज संचार है। इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है लंबवत संचार। ये दो तरह का होता है, एक तो होता है ऊपर की ओर, एक होता है नीचे की ओर, ठीक है, डाउनवर्ड और अपवर्ड। लंबवत संचार कहाँ यूज किया जाता है, ये भी अधिकारियों में ही यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इनका लेवल एक समान नहीं होता। नीचे की ओर वो होता है जब बड़ा अधिकारी, जैसे कि पोस्ट में
ग्रेड में जो सबसे बड़ा है वो अधिकारी अपने से छोटे अधिकारियों के माध्यम से आगे एक कड़ी बनाते हुए आगे से आगे जो संचार होगा उनका आपस में, तो उस संचार को बोलते हैं नीचे की ओर संचार या लंबवत संचार का सेकंड पार्ट। फर्स्ट है ऊपर की ओर, जब छोटे अधिकारी अपने बात को बड़े अधिकार तक पहुंचाएंगे बीच की कड़ियों का यूज करते हुए, तो वो होगा ऊपर की ओर संचार। तो ये है लंबवत संचार। मुख्यतः यही दो संचार यूज की जाते हैं ऑफिशियल जो डिपार्टमेंट होते हैं अधिकारियों के माध्यम में। तो अक्षितिज संचार या पार्श्व संचार भी कहा जाता है। और जो पदानुक्रम में समान पदानुक्रम क्या होता है, पोस्ट के हिसाब से बोल सकते हो, ठीक है, पद के अनुसार बोल सकते हो, समान लोगों के बीच होता है। विभिन्न संगठनात्मक इकाइयों के कामकाज के प्रभावशाली संचालन के लिए आपसे सहयोग और आपसे सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है अक्षितिज संचार। फिर नेक्स्ट है ब्लूम की संशोधित श्रेणी शक्ति के अनुसार। संशोधित श्रेणी शक्ति यानी कि टेक्सोनोमी, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। बौद्धिक योग्यता का सबसे उच्चतम स्तर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इन्होंने टेक्सोनोमी का एक डायग्राम से इनका होता है और उसके अंदर दिखाया जाता है कि किस प्रकार से जो है इन्होंने अलग अलग लेवल बनाए हैं जो हमारी एबिलिटी होती है उसकी। तो यहाँ पे जो स्टेप इनके दिए गए हैं, पहला है याद करना रिमेम्बरिंग, दूसरा है समझना अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है विश्लेषण करना और चौथा है सृजन करना या फिर बनाना क्रिएटिंग। तो इन्होंने जो पहली टेक्सोनोमी की जो विधि दी थी बौद्धिक योग्यता की, उसमें कुछ सुधार करने के बाद यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूछा गया है, यानी कि संशोधित श्रेणी शक्ति के बारे में पूछा गया है। उसमें सुधार जो है किया गया था, उसके बाद उसमें जो सुधार किया गया उसके अकॉर्डिंग सबसे उच्चतम स्तर पूछा गया, सबसे ऊपर का स्तर क्या रहता है उस डायग्राम के अंदर। तो ब्लूम का वर्गीकरण जिसे बोल सकते हो ब्लूम टेक्सोनोमी, बेंजामिन ब्लूम का एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे ये, इन्होंने ये दिया था। जिन्होंने 1956 में प्रकाशित अपनी पुस्तक थी, इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की थी, एक बुक लिखी थी 1956 में पब्लिश की गई थी ये बुक इनकी, जिसका नाम था टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। में इस वर्गीकरण को दर्शाया गया था। ब्लूम टेक्सोनोमी के नाम से प्रचलित है और वर्तमान की शिक्षा ब्लूम के वर्गीकरण पर ही आधारित है। जैसे कि एक अध्यापक पढ़ाने से पहले उस प्रकरण से जुड़े ज्ञानात्मक बोधात्मक एवं क्रियात्मक उद्देश्यों का चयन करता है, यह सब ब्लूम के वर्गीकरण की ही देन है। ब्लूम टेक्सोनोमी 1956 में प्रकाशित हुई। इसका निर्माण कार्य ब्लूम द्वारा हुआ था, इसलिए यह ब्लूम टेक्सोनोमी के नाम से प्रचलित हुई। ब्लूम के वर्गीकरण को शिक्षा के दिशा के नाम से भी जाना जाता है। अतः शिक्षण प्रक्रिया का निर्माण इस तरीके से किया जाता है ताकि उन उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। तो यहाँ पे ये डायग्राम है जो इन्होंने अलग अलग लेवल बताए हैं ब्लूम टेक्सोनोमी के। तो सबसे ऊपरी स्तर यहाँ से हमसे पूछा गया है, तो सबसे ऊपरी स्तर रहता है, सबसे उच्चतम स्तर रहता है वो है क्रिएट करने का, बनाने का। आगे क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे निचला स्तर कौन सा रहता है, तो सबसे नीचे रहता है रिमेंबर का, ठीक है। दूसरे नंबर पे अंडरस्टैंड, तीसरा है अप्लाई, चौथा है एनालाइज और पांचवा है एवेल्यूएट और छठा है क्रिएट। रिमेंबर यानी कि याद रखना, अंडरस्टैंड समझना, अप्लाई करना, एनालाइज विश्लेषण करना, एवेल्यूएट क्या होता है मूल्यांकन करना और क्रिएट कोई भी चीज़ बनाना। तो ये है ब्लूम टेक्सोनोमी। आई होप आपको समझ आ रहा है और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप उनको अपने नोट्स में लिखते चलिएगा। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बार जो है ये पूछा जाता है, आपने भी काफ़ी बार इस क्वेश्चन को देखा होगा और ये हमारे एसएससी टीचिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। खास तौर से ये क्वेश्चन जो है सीटेट में काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन है डिसलेक्सिया बीमारी किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, कुछ अधिगम अक्षमताएं होती है, कुछ बीमारियां होती है जो कि हमें सीखने में हमारे सामने बाधा उत्पन्न करती हैं। तो उनमें से है एक डिसलेक्सिया। किस प्रकार की बीमारी है और इसमें किस प्रकार की विकृति लर्नर में दिखाई देती है। तो सबसे पहले है मानसिक विकार है, पठन विकार है, व्यवहार विकार है और लेखन विकार है। तो जो डिसलेक्सिया है वो पढ़ने से संबंधित विकार है, यानी कि पढ़ ठीक तरीके से जो लर्नर है उसको पढ़ने में समस्याएं आती है, वो ठीक तरीके से पढ़ नहीं पाता। डिसलेक्सिया पढ़ने लिखने से संबंधित एक विकार है जिसमें बच्चों को शब्द को पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी होती है।
वे कुछ अक्षरों और शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं और कुछ अक्षरों का उच्चारण भी नहीं कर पाते। फिर इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन इसके रिलेटेड बन सकते हैं। इसके अलावा जो अधिगम अक्षमताएं हैं उनके ऊपर बन सकते हैं, जैसे कि डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया क्या है? ये लिखने से संबंधित है। ग्राफ यानी कि लिखना, लिखने से संबंधित विकार है। अधिगम अक्षमता का वो प्रकार है जो लेखन अक्षमता को प्रभावित करता है। यह वर्तमान संबंधित कठिनाई है और खराब हस्तलेखन एवं अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में जाना जाता है। डिसलेक्सिया के अलावा और डिस्ग्राफिया के अलावा और भी है, जैसे कि डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधित विकार हो गया, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधित विकार हो गया, डिस्कैलकुलिया कई बार इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये गणित संबंधित विकार है, कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है। डिस्कैलकुलिया डिस्कैलकुलिया डिस्फेजिया ये क्या है? बोलने से संबंधित है, वाक क्षमता संबंधित विकार है, बोलने में प्रॉब्लम होती है। डिस्फ्रेक्शिया लेखन और चित्रांकन संबंधित विकार है। डिस ऑर्थोग्राफिया वर्तनी संबंधित विकार है, मतलब मिस स्पेल्ड होते हैं, स्पेलिंग रिलेटेड है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर और ये सुनने संबंधित विकार होता है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनका नाम लिखा गया है और उनसे किन किन चीज़ों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो किससे रिलेटेड है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। हो सकता है आगे आपसे डिसलेक्सिया के अलावा बाकी में से किसी को भी पूछा जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रस्तुतिकरण एक शिक्षण विधि सम्मिलित है जिसमें विद्यार्थी, तो जो प्रस्तुतिकरण होता है, प्रेजेंटेशन जो होती है, इस शिक्षण विधि में विद्यार्थी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? प्रक्रिया को खुद करते हैं, प्रैक्टिकल कार्य करते हैं, पाठ्य सामग्री को पढ़कर प्रक्रिया चरण को आंतरिक करते हैं, या फिर विद्यार्थियों को उन वस्तुओं या प्रक्रियाओं को देखने का अवसर प्रदान किया जाता है जिन्हें वे सीखना चाहते हैं। तो प्रस्तुतिकरण में यही होता है कि विद्यार्थियों को उन वस्तुओं या प्रक्रियाओं को देखने का अवसर प्रदान किया जाता है जिन्हें वे सीखना चाहते हैं। तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से अभिप्राय डैश करना है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के ऊपर के अंदर सबसे ज़्यादा जो जिस बात के ऊपर बल दिया गया था वो क्या थी? नंबर वो है गुणवत्ता, ब्लैक बोर्ड का निर्माण करना, गुणवत्ता वाले, शिक्षा प्रणाली का ओवरहोलिंग करना, न्यूनतम अनिवार्य सुविधाओं को प्रदान करना, शिक्षा का सार्वभौमिक करना। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंदर जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई थी उसमें चलाया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका अभिप्राय क्या था? कम से कम न्यूनतम जो अनिवार्य सुविधाएं हैं उनको प्रदान करना, जो फैसिलिटीज़ है न्यूनतम और इम्पोर्टेंट उनको प्रोवाइड करना किसी भी स्कूल में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को संक्षिप्त में OBBB कहते हैं। इसकी स्थापना 1986-87 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना था। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे और आपको इनके लेवल के बारे में पता लगा होगा। तो आज जो होमवर्क में आपको क्वेश्चन करना है वो ये क्वेश्चन है, शिक्षा में प्रमुख परिवर्तन इसका शिक्षक केंद्रित से डैश होना है। तो शिक्षा का जो प्रमुख परिवर्तन शिक्षा में आया है प्राचीन काल से आधुनिक शिक्षा में, तो वो परिवर्तन क्या आया है और शिक्षा कैसी हो गई है, शिक्षक केंद्रित से कैसी हो गई है, ये आपको बताना है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दे पाएंगे। तो अब अपने इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिले और आने वाले समय में हमारी और भी वीडियो आ सके और ताकि आप उन वीडियो को भी अच्छे से देख पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज्ञान वर्ल्ड 0.1 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।